गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं क्लास आज की। हम लोग जो करेंट इश्यूज हैं 66 बीपीएससी इंटरव्यू के लिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल एक पूरी लिस्ट ऑफ टॉपिक पे हमने बात की थी आपसे, बहुत सारे टॉपिक जो इधर हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। कई सारे टॉपिक पे कल जानकारी भी उतनी दी थी हमने जितनी ज़रूरी है। जो फैक्चुअल टाइप के टॉपिक थे, कुछ अप्रोच की भी बात की थी कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनमें किस तरह की राय आपको रखनी है। कोर्ट के विचाराधीन मामले हैं या सरकार के निर्णय हैं, फैसले हैं, तो किस तरह की राय वहाँ आपको रखनी है। तो बहुत सारे टॉपिक हमने पहचाने और फिर कुछ टॉपिक पे कल चर्चा भी कर ली थी। कुछ मुद्दों पे आज चर्चा करते हैं। आपके मन में जो डाउट हो, किसी प्रश्न को लेके नहीं आ रहा हो जवाब समझ में कि क्या जवाब होना चाहिए, तो वो पूछ सकते हैं। और सबसे पहली बात तो यही कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ा या नहीं? आप लोगों ने पढ़ा न्यूज़पेपर आज का? कौन सा न्यूज़पेपर? इंडियन एक्सप्रेस, भास्कर पढ़ा है। जो लोग ऑनलाइन हैं वो मुझे सुन रहे हैं, तो क्या सबने न्यूज़पेपर पढ़ा है? यस नो लिख के अपना अपना बताइए। मैंने कहा था सबसे ज़रूरी काम है, कई बार पहले भी कह चुका हूँ और लोग भी कह चुके हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा? पहली बात। और दूसरी बात, जो कल मैंने टॉपिक पहचाने थे उनमें से टॉपिक आप लोगों ने तैयार किए या नहीं किए? पूरे नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक अपने से तैयार करने का प्रयास किया या नहीं? सबसे पहले इन दो प्रश्नों का जवाब दें। दैनिक जागरण पढ़ा है और तो सबसे पहले 5 मिनट आज के न्यूज़पेपर पे बात कर लेते हैं और तब फिर जो कल के मुद्दे थे उनमें से कुछ इश्यूज पे चर्चा करेंगे। आज का न्यूज़पेपर जैसा आप लोग कह रहे हैं पढ़ा है तो अच्छी बात है। सबसे पहली तो यही चीज़, आज के न्यूज़पेपर में नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे मुद्दे वही हैं जो कल हम लोग बात कर चुके हैं। वो तो रोज ही चल रहे हैं मुद्दे। वो ज्ञानवापी मस्जिद सबसे पहला मामला, या भारत नेपाल रूस यूक्रेन, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हम बात कल कर चुके हैं, एक लिस्टिंग हम कर चुके हैं। बहुत सारे मुद्दे तो वही हैं। कुछ दो चार मुद्दे ऐसे भी हैं जो आज नए दिख रहे हैं। एक मुद्दा जो मुझे दिखा अखबार में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, मुझे लगा कि अब आज सबसे पहले उसी पे थोड़ा चर्चा भी कर लूंगा आपसे। लोकपाल दैनिक जागरण अखबार में है, बाकी अखबार तो मैंने नहीं देखे। भास्कर, जागरण, ये 2-3 अखबार जो रेगुलर मैं देखता हूँ। तो दैनिक जागरण अखबार में एक मुद्दा है लोकपाल का, कि सरकार ने नए लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। जो अभी वर्तमान लोकपाल हैं कौन है? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। 27 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और भी उसमें पद खाली हैं लोकपाल में। तो सरकार ने नए लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। चूंकि प्रक्रिया शुरू हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कि अब ये मुद्दा अगले 22 जून तक चर्चा में रहेगा। 27 मई को रिटायर होंगे वो, स्वाभाविक सी बात है कि आएगा अखबार में। और फिर अब सरकार किन लोगों की नियुक्ति के बारे में सोच रही है, बैठक कब हुई है नियुक्ति समिति की, फिर जब नई नियुक्ति होगी तब अखबार। मतलब अब ये मुद्दा एक पूरे महीने जब तक आपके इंटरव्यू चल रहे हैं तो बना रहना है। तो अब आज के लिहाज से एक अभी बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए एक ये हो गया है लोकपाल। और वैसे भी कल एक टॉपिक की हम बात कर रहे थे, करप्शन, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस।
तो वहां से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सो उस लिए भी जरूरत तो थी ही। और अब आज की इस न्यूज के बाद और अब ये मुद्दा एक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। लोकपाल कल परसों ही जिन लोगों के इंटरव्यू है, कोई आश्चर्य नहीं कि अब पूछा जाए उनसे कि लोकपाल क्या है या कब बना या उस तरह उससे जुड़े प्रश्न, और आगे पूरे महीने भर के लिए भी। तो एक ये एक्स्ट्रा मुद्दा जो आज मुझे अखबार में दिखा, और मैं अखबार ही लेके आया हूँ अलग से, उस तरह से आज मैं नोट्स तो मैंने नहीं जरूरत समझी बनाने की, क्योंकि ज़्यादातर मुद्दे तो वही थे, रिपीट हो रहे थे। एक ओआईसी की बैठक से जुड़ा मुद्दा भी आप लोगों ने देखा होगा आज न्यूज़पेपर में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की शह पे कश्मीर मुद्दा उठाते रहे, इधर अब सांप्रदायिकता वाला मुद्दा, तो हमारे विदेश मंत्री ने उसके लिए उनको लताड़ा है या कहा है कि भाई किसी एक देश के बहकावे में आके कुछ भी ऐसा नहीं करें जिससे संबंध बिगड़ते हो या जो भी। तो ओआईसी की मीटिंग, एक ये मुद्दा जो कल हमने बात नहीं की थी, तो आज एक एक्स्ट्रा मुद्दा दिख रहा है न्यूज़पेपर में। बाकी तो है अच्छा, हाँ, तो एक बार देखिए ये बता देता हूँ जो मुझे कुछ इसमें कल के अलावा मुद्दे दिख रहे हैं। लोकपाल, तो ये तो हम बात करने जा रहे हैं। तो लोकपाल का मुद्दा एक प्री जैसा फैक्ट है ज्योग्राफी वालों के लिए विशेष रूप से, कि देश का 52वां 52nd बाघ अभ्यारण्य, इस न्यूज को अगर आपने देखा हो तो बस प्री के एक फैक्ट जैसा है। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य देश का 52वां 52 टाइगर बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, उसे नोटिफाई किया गया है। तो एक फैक्ट है, प्री जैसा फैक्ट, स्पेशली ज्योग्राफी वालों के लिए, बाकी तो किसी के लिए भी। एक और मुद्दा देख रहे हैं अखबार में कि जन भागीदारी से 2025 तक देश से टीबी मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल शुरू की है। तो इससे जुड़ी एक न्यूज आज के न्यूज़पेपर में है। तो अब ये एक टीबी बीमारी के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि कोरोना का समय चल ही रहा है। तो टीबी आज के न्यूज़पेपर में है, हो सकता है ये आउटडेटेड हो जाएगा मुद्दा 2-4 दिन में, लेकिन आज का, इसीलिए मैंने कहा कि आज का एक न्यूज़पेपर बता दूं बस आपको, कि ताकि मैं चाह रहा हूं कि आदत आप लोग डालें कि रोज न्यूज़पेपर देखना ही देखना है। बाकी तो सारे मुद्दे ये तो रिपीटेड हैं। पुलिस रिफॉर्म्स, ये सब मुद्दे वही हैं। एक बिहार से जुड़ा ही जागरण अखबार में है, उद्योग अनुकूल परिवेश का निर्माण। मुद्दा कल हम बात कर रहे थे, नई औद्योगिक नीति, एथेनॉल, टेक्सटाइल या बाकी इशूज, वहीं से जुड़ा हुआ एक पूरा इस पे दैनिक जागरण अखबार में है, ये पढ़ना चाहिए आपको। बिहार के विभिन्न शहरों से औद्योगिक विकास की नई खबरें आ रही हैं। कई एथेनॉल प्लांट शुरू हो रहे हैं, पेप्सी की नई यूनिट शुरू हुई है, भागलपुर में शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने वाली कई योजनाएं पूरी हो रही हैं। उत्तर बिहार के चनपटिया जैसे नाम पूरे प्रदेश को नई राह दिखा रहे हैं। लीची, मखाना, ईख उत्पाद नई पहचान। तो इससे पूरा ये विकास, बिहार में जो औद्योगिक विकास की कल हम बात कर रहे थे, तो उससे जुड़ा एक इसमें आज लेख कहें, न्यूज कहें हैं, तो इसको पढ़ लेना चाहिए आपको। आज के न्यूज़पेपर में एक सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में भी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो आज के न्यूज़पेपर में एक ये इशू है।
बाकी चीजें तो सारी वही हैं जो हम लोग कल बात कर चुके हैं। फिनलैंड, नाटो, श्रीलंका, बाकी मुद्दे सब वही हैं। ये कुछ जो आज 2-3 मुद्दे एक्स्ट्रा दिखे मुझे, सबसे बड़ा उसमें मेन लोकपाल। एक देखिए, हम लोग सर्वे कुछ बात कर रहे थे कल, कार वाला एक सर्वे हम देख रहे थे, कुछ और उस तरह के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बात कर रहे थे। तो आज उसी तरह से देखेंगे भास्कर में, फिर उसी सर्वे का एक न्यूज छपी है, फिर बिहार है, तो इसलिए अब आज का है, जान लीजिए कि पंजाब में सबसे ज्यादा घरों में है रेफ्रिजरेटर। और अगेन समझ गए हैं आप अगली लाइन कि बिहार में सबसे कम घरों में है रेफ्रिजरेटर। तो सर्वे के अनुसार पंजाब में सबसे ज्यादा घरों में और बिहार में सबसे कम घरों में रेफ्रिजरेटर हैं। पंजाब में 87.2% घरों में है, फिर गोवा है 87%, फिर चंडीगढ़ है 85.7% और सबसे कम बिहार में 10%। बस 10% घरों में रेफ्रिजरेटर हैं बिहार में। उसी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक ये सर्वे रिपोर्ट थी, तो मुझे लगा बिहार है यहाँ भी, तो जान लीजिए, एक लाइन में बुराई नहीं है जानने में। बाकी फिर इसमें सारी चीजें, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं लग रहा है कि जो और आज के न्यूज़पेपर में ऐसा हो। वो कल हम लोगों ने जितने मुद्दे देखे हैं, बाकी मुद्दे वही हैं जो हम लोग बात कर रहे थे कल। तो ये चलिए शुरू करते हैं, कुछ टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला लोकपाल से ही शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा इसी को जान लेते हैं, क्योंकि अगले सामने का महीने भर तक एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा हमारे लिए। भ्रष्टाचार से जुड़ा इशू है, या बेसिकली भ्रष्टाचार के पहले भी आप देखेंगे जनता की शिकायतों के समाधान से जुड़ा मुद्दा है ये। तो बहुत संक्षेप में बताऊंगा आपको, चूंकि अगेन अब हम इस समय कोई मेंस या उस तरह से डिटेल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट एक हमें आपको अप्रोच, एक आइडिया, 4-6 लाइनें उतनी बता देनी है कि आप इंटरव्यू में जवाब दे पाए। तो बेसिकली है क्या कि जब जनता की अपेक्षाओं और सरकार या प्रशासन की उपलब्धियों के बीच में गैप होता है, तो उससे जनता की शिकायतों का जन्म होता है। हम अपने सरकार या प्रशासन से क्या अपेक्षा कर रहे हैं और वो हमारी उन अपेक्षाओं पे किस हद तक खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, मतलब उसकी उपलब्धियां क्या है। अगर उन दोनों के बीच में गैप हो, हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, तो स्वाभाविक सी बात है हमें अपनी सरकार से शिकायत होगी। अगर इन शिकायतों का समय पर समाधान नहीं हो,
तो लोगों के मन में असंतोष होने लगता है धीरे धीरे अपनी सरकार को लेके कि अरे ऐसी सरकार चुन ली, बुरी सरकार है, हमारी शिकायतों पे कोई ध्यान ही नहीं देती, कार्यवाही नहीं करती। लोगों में असंतोष होने लगता है। नहीं रोका जाए असंतोष तो ये बढ़ते बढ़ते विद्रोह का रूप ले सकता है। हमेशा नहीं होता विद्रोह, लेकिन एक डाउट रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों का असंतोष एक दिन बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि वो फिर विद्रोह। अक्सर बिहार में ही, अब तो चीजें बहुत कम हो गई, लेकिन पहले वो जंगल राज वाले टाइम, वो देखिए आप, तो अक्सर न्यूज आती थी कि किसी चोर को पकड़ा, स्थानीय लोगों ने ही इतना मारा कि मर गया। तो क्या है, वही तो है कि लोगों के मन में जो असंतोष था वो धीरे धीरे इतना बड़े रूप में कि क्या ना पुलिस ना कोई, बस। तो एक लोकतांत्रिक देश में कभी भी इस तरह की कामों को अच्छा नहीं मान सकते हम। लोग अपनी सरकार से असंतुष्ट रहें, विद्रोह करना पड़े अपनी सरकार के खिलाफ, तो ये तो एक शर्म की बात है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए। तो फिर जरूरत समझी गई कि जो लोगों की शिकायतें होती हैं इनके समय पर समाधान की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम समय पर लोगों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था कर देंगे, देखिए ये प्रोसेस रुक जाएगी, असंतोष विद्रोह जैसी नौबत नहीं आएगी। सबसे पहले स्वीडन नाम के देश में समझा गया इस बात का महत्व कि समय पर लोगों की शिकायतों का समाधान हो, और तब उसके लिए वहां 1809 में ओम्बुड्समैन नाम की संस्था बनाई गई। ओम्बुड्समैन नाम की संस्था बनी स्वीडन में 1809 में। पर्पस यही था कि लोगों की अपनी सरकार से जो शिकायतें हैं समय पर उनका समाधान हो जाए। ओम्बुड का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव या किसी का प्रतिनिधि। उसी ओम्बुड से ओम्बुड्समैन बना, तो ये विधायिका का प्रतिनिधि होता है स्वीडन में, और सरकार के खिलाफ जनता की शिकायतों की सुनवाई करता है। बहुत सफल हुई ये संस्था। लोगों की जो भी शिकायत समस्या है सरकार से, वो जाए ओम्बुड्समैन में, सुनवाई होगी, तेजी से उसका समाधान हो जाएगा। जब ये संस्था सफल हुई तो दुनिया की और देशों ने भी देखा देखी इस तरह की संस्था को अपने यहाँ स्थापित किया। कई ने इसी नाम से स्थापित किया और कई ने नाम बदल लिया, अपनी देश की कल्चर के अकॉर्डिंग कोई नाम रख दिया। तो कई देशों ने ओम्बुड्समैन ही, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कई देशों ने ओम्बुड्समैन ही। कई ने नाम बदल के सोवियत संघ में प्रोक्यूरेटर जनरल, फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री कमिश्नर या संसदीय आयुक्त, तो अलग अलग नामों से अपना लिया उस संस्था को। आजादी की बात भारत में भी जरूरत थी हमें। हमारे देश में लोकपाल के नाम से ये संस्था आई है। हाँ, बैंकिंग लोकपाल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ओम्बुड्समैन कहते हैं उसे। हमारे देश में बैंकिंग लोकपाल है, तो हिंदी में आप देखेंगे बैंकिंग लोकपाल कहते हैं, और इंग्लिश में उसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन बोलते हैं। तो वो बैंक से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, ये अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। उस तरह से बीमा लोकपाल भी बना, फिर ये ओवरऑल जनता की शिकायतों का समाधान। तो फर्स्ट एआरसी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था हमारे देश में 1966 से 70। फर्स्ट एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग। इसने सुझाव दिया कि भारत में हम ओम्बुड्समैन की तर्ज पे
लोकपाल नाम की संस्था की स्थापना करें। केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। तो वो हमारा इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग नाम हो गया, लोकपाल, लोकायुक्त। जब ये 66 से 70 हम बात कर रहे हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उसी समय बना था ब्रिटेन में संसदीय आयुक्त या पार्लियामेंट्री कमिश्नर। तो एक नया नया कॉन्सेप्ट था। जैसा नाम देख रहे हैं आप, प्रशासनिक सुधार आयोग, इसे काम सौंपा गया था कि आप भारतीय प्रशासन की समीक्षा कीजिए, कमियां देखिए क्या क्या, और उनको सुधारने के सुझाव दीजिए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या तब तक हमारे देश में बन चुका था। 1947 से 66, लगभग 20 साल हो गए थे हमें आजाद हुए। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या के रूप में दिख रहा था हमारे देश में। ब्रिटेन में 66 के आसपास ही संसदीय आयुक्त की संस्था बनाई गई थी। फर्स्ट एआरसी ने उसकी स्टडी की, ओम्बुड्समैन की स्टडी की और सरकार को सुझाव दिया कि इन संस्थाओं की तर्ज पे भारत में हम लोकपाल, लोकायुक्त नाम की संस्थाएं बना लें। हालांकि उसके पहले राजस्थान में 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति बनी थी, उसने भी इस तरह की संस्था का सुझाव दिया था राजस्थान में। और पूरे देशव्यापी स्तर की हम बात करते हैं तो फर्स्ट एआरसी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो वहां से ये संस्था आई हमारे देश में, लोकपाल, लोकायुक्त। दूसरी बात, यही आप ध्यान देंगे तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था जनता की शिकायतों के समाधान की, और फिर बीच में मैंने अभी भारत के संदर्भ में आपसे कहा भ्रष्टाचार। तो एक लाइन में बस ये आपको जानने की जरूरत है कि जो ओम्बुड्समैन की संस्था आई थी स्वीडन में, पर्पस था जनता की शिकायतों का समाधान, शिकायत किसी भी तरह की हो। हमारे देश में जो ये लोकपाल, लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट आया, हमने इसे केवल भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों तक सीमित कर दिया। लोकपाल, लोकायुक्त भ्रष्टाचार के अलावा कोई और शिकायत नहीं सुनेंगे, केवल भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें। जबकि जो ओम्बुड्समैन है मूल, ये हर तरह की शिकायत सुनता है, सरकार से जनता की जो भी शिकायत हो। सरकार ने वादा किया कि हर आदमी के अकाउंट में 14 लाख आएगा, वो नहीं आया, शिकायत है, उसके लिए भी पहुंच जाओ आप ओम्बुड्समैन में। किसी सरकारी दफ्तर में गए, वो सरकारी अधिकारी मिसबिहेव कर रहा, हमसे बदतमीजी से बात कर रहा, या टाइम पे ऑफिस नहीं है, सीट पे, शिकायत है, पहुंच जाओ ओम्बुड्समैन में। लोकपाल में ऐसा नहीं होगा। लोकपाल केवल भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सुनेगा। तो हमने इसे अपने देश में सीमित किया है भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया, ठीक है, इन संस्थाओं को बना लीजिए। प्रयास हमने उसी समय शुरू कर दिया। लोकपाल के लिए संसद में एक विधेयक लाया गया, 67-68 में ही हुआ कि वही एक कानूनी दर्जा दे दें, कानूनी संस्था हो, ताकि ज्यादा निष्पक्ष ढंग से फिर ये काम कर पाए। तो संसद में विधेयक आया 67-68 में, किसी ना किसी वजह से पारित नहीं हुआ। प्रयास होते रहे, पारित नहीं हो पाए विधेयक। 2011 तक कई बार प्रयास हुए लोकपाल विधेयक संसद में आए और पारित करवाने के, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पारित नहीं हुआ। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले आंदोलन शुरू हुआ हमारे देश में। सरकार पे उन्होंने दबाव बनाया कि सरकार लोकपाल की स्थापना करे। उन्होंने नाम दिया जन लोकपाल, लोगों का लोकपाल, जन लोकपाल। आंदोलन हुआ, काफी बड़े पैमाने पे हमारे देश के लोगों का समर्थन मिला उस आंदोलन को, सरकार पे दबाव पड़ा। और तब फिर 2013 में
लोकपाल कानून पारित हुआ हमारे देश में। फाइनली 2013 में लोकपाल कानून पारित हुआ। एक जनवरी 2014 से ये लागू हो गया। इसमें फिर हमने कानूनन व्यवस्था कर दी कि लोकपाल बनेगा केंद्र में। जब फर्स्ट एआरसी की सिफारिश आई थी तो केंद्र में तो देखिए हम प्रयास कर रहे थे, बन नहीं पाया था लोकपाल, लेकिन राज्यों ने लोकायुक्तों की स्थापना शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र, उड़ीसा और एक एक करके कई राज्य, बिहार में भी लोकायुक्त एक्ट बना और लोकायुक्त की स्थापना तो ज्यादातर राज्यों ने लोकायुक्त बना लिए थे। अपने अपने कानून थे, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने व्यवस्थाएं की थी कि कैसे लोकपाल की नियुक्ति होगी, क्या काम, क्या शक्तियां होंगी, सब। जो ये कानून बना 1 जनवरी 2014 से जो लागू हुआ, इस कानून में केंद्र के लोकपाल के साथ साथ राज्यों के लोकायुक्त के लिए भी प्रावधान किया गया। तो इस कानून में केवल केंद्र के लोकपाल की व्यवस्था नहीं है, बल्कि राज्यों के लोकायुक्तों की भी व्यवस्था है। राज्यों को 1 साल का समय दिया गया कि 1 जनवरी 2014 से कानून लागू हुआ। 1 साल का समय दिया गया राज्यों को कि आप लोग ये संसद के कानून के अकॉर्डिंग अपने कानून बनाइए, लोकायुक्त की नियुक्ति कीजिए, या आपके जो पहले से कानून चले आ रहे हैं बने, उनमें इस कानून के अकॉर्डिंग संशोधन कर लीजिए। 1 साल का राज्यों को समय मिला। तो ये लोकपाल कानून बना 2014 में। नियुक्ति हुई थी लोकपाल की हमारे देश में 2019 में। कानून लागू हो गया, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति हुई 2019 में। डेट एग्जैक्टली देखिए दी हुई है अखबार में, मार्च में हुई थी नियुक्ति। डेट इसमें दी है 23 मार्च 2019 को नियुक्ति हुई थी लोकपाल की। क्यों इतना समय लग गया कि 5 साल तक कानून लागू था लेकिन लोकपाल की नियुक्ति ही नहीं हुई थी? तो उस कानून में ये प्रावधान किया गया था कि लोकपाल की संस्था होगी बहुसदस्यीय। अध्यक्ष होगा, 8 सदस्य होंगे, 4 न्यायिक, 4 गैर न्यायिक, और इनकी नियुक्ति एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति समिति के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होंगे। नियुक्ति समिति के जो सदस्य होंगे, एक सदस्य उसमें होना था लोकसभा में विपक्ष का नेता। नियुक्ति समिति के कई सदस्यों में एक सदस्य लोकसभा में विपक्ष का नेता। अब 1 जनवरी 2014 से कानून लागू हुआ। उसी साल मार्च अप्रैल में चुनाव होने थे लोकसभा के हमारे देश में। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जिस सरकार का कार्यकाल 2-3 महीने बचा हो, वो सरकार लोकपाल की नियुक्ति करती, ये नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं था। नैतिक दृष्टि से भाई, कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से तो करे सरकार, भाई जब तक पद पे है, बहुमत है, तब तक उसकी राइट है, उसे कानून की चाहती तो करती। लेकिन नैतिक दृष्टि से हम नहीं मानते ठीक कि 2-3 महीने बाद चुनाव है
पता नहीं दोबारा आप आओगे कि नहीं आओगे, तो बेहतर है कि इस तरह की संस्थाओं का गठन फिर आप अगली सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। तो वैसे तो वो 1 जनवरी 2014 से कानून भी लागू नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार के ऊपर प्रेशर खूब था, वही जो अन्ना हजारे की टीम वाला। यूपीए सरकार थी, 10 लाख करोड़ के घोटाले पकड़े गए थे, सरकार की छवि देश में बहुत गिर चुकी थी। तो केवल अपनी छवि को सुधारने के क्रम में सरकार ने आनन फानन में कानून बना दिया था और लागू भी कर दिया था कि देखो हम तो कितने कमिटेड हैं करप्शन को मिटाने के लिए। सो कानून लागू किया आनन फानन में, लेकिन अब नैतिक दबाव भी था, नियुक्ति सरकार ने की नहीं। चुनाव हुए मार्च अप्रैल में, देश में नई सरकार बनी, एनडीए की, मोदी बने प्रधानमंत्री। और चांस की बात देखिए कि किसी भी पार्टी के पास, विपक्षी पार्टी के पास इतने सांसद ही नहीं जुटे कि विपक्ष का नेता कोई बन पाता। वो फिर आप जानते हैं कि कम से कम 10% सांसद होते हैं जब किसी विपक्षी दल के पास कुल सदस्य संख्या के 545 है तो 54 होंगे, तब उसे विपक्ष के नेता का पद मिलेगा। हुआ ही नहीं। तो लोकपाल की नियुक्ति समिति अधूरी रह गई कि विपक्ष का नेता है ही नहीं। सरकार के पास एक सबसे अच्छा बहाना हो गया, तो 5 साल का वेट करो। अब तो जब अगले चुनाव होंगे, बनेगा कोई विपक्ष का नेता, तो ये नियुक्ति समिति पूरी होगी, तब लोकपाल की नियुक्ति होगी। और नहीं तो फिर हुआ कि कानून को बदलो, लोकपाल कानून में ही संशोधन करो, विपक्ष का नेता हटाओ या उसकी जगह कुछ और करो चेंज। तो फिर हुआ कि सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, यही करने में 5 साल निकल गए। तो नेताजी लोग ऐसा तो चाहते नहीं है कुछ भी करना जिससे उन्हीं के हितों को चोट पहुंचती हो। भाई लोकपाल भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करेगा, उसमें नेताजी लोगों के खिलाफ भी शिकायतें हैं तो उनकी सुनवाई करेगा। ये प्रधानमंत्री को तक हमने उसके दायरे में रखा है लोकपाल के। क्यों चाहेंगे ये लोग कि ऐसी संस्था बन जाए या मजबूत संस्था बन जाए जिसे इन्हीं के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करनी है। तो मामला खिसते खिसते 5 साल निकल गए। 2019 में फिर चुनाव होने थे। हम लोगों के देश में ज्यादातर काम चुनाव के पहले ही होते हैं, तो फिर चूंकि 2019 में चुनाव होने थे, विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा था अगेन वही कि ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की, और 5 साल में एक लोकपाल तक नहीं बनाया है। तो फिर देखिए मार्च 2019, क्योंकि अब फिर चुनाव आ गए सिर पे, तब सरकार ने फिर आनन फानन नियुक्ति करी लोकपाल की। पीसी घोष पहले लोकपाल बनाए गए, कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है। 5 साल या 70 वर्ष की आयु का प्रावधान है, तो 5 साल तो नहीं हुए हैं, 70 वर्ष की आयु हो रही है। तो वो 27 मई को रिटायर हो रहे हैं, नई नियुक्ति होनी है लोकपाल की। सो इसीलिए वो आज न्यूज़पेपर में है। मैंने बताया कि सरकार ने वो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है, सो आज न्यूज़पेपर में है। और अब ये चूंकि प्रक्रिया चलेगी नियुक्ति की, तो ये मुद्दा चर्चा में रहेगा आपके 22 जून तक। सो इसलिए आपको ये जानना है। लोकपाल कानून के प्रावधान अब वो आप अपने से पढ़ लीजिए, वो फिर उतना मैंने कहा कि अब उतना हम लोगों के पास ना समय है और ना लोकपाल कानून। इसके जो प्रमुख प्रावधान हैं वो एक बार आप देख लीजिएगा। सीबीआई एक हमारे देश में सीबीआई है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक हम लोगों के देश में सीबीसी है,
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग, और एक हम बात कर रहे हैं लोकपाल। तो एक तो देखिए सीबीआई नाम से ही क्लियर है कि ये जांच ब्यूरो है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मतलब भ्रष्टाचार की शिकायत है तो ये जांच करेगी और जांच में जो पाएगी वो अपनी जांच की रिपोर्ट सरकार को दे देगी। मामला कोर्ट में है तो कोर्ट को दे देगी रिपोर्ट, बस। कार्रवाई करने का राइट नहीं होगा, जांच एजेंसी है ये। तो जब इसे सौंपा जाएगा मामला कि भाई इस मामले की जांच करो, जांच करेगी, रिपोर्ट, अगर हमने कहा कोर्ट में मामला है, आजकल आप अखबार में पढ़ते हैं कि कोर्ट ने ही जांच सौंपी है सीबीआई को, तो रिपोर्ट कोर्ट को दे देगी। सरकार ने जांच सौंपी है तो सरकार को रिपोर्ट दे देगी कि भैया आपने ये मामला हमें सौंपा था जांच के लिए, जांच के बाद ये हमारी रिपोर्ट है, क्या कार्रवाई करना है आप जानो। तो जांच एजेंसी है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी तरह के मामले की जांच कर सकती है ये, जो सरकार या कोर्ट सौंपे। किसी भी तरह के मामले, मतलब मर्डर, रेप, अक्सर पढ़ते हैं आप, उन्नाव रेप, सीबीआई जांच। आतंकवादी घटना, सीबीआई जांच। तो किसी भी तरह के अपराध की जांच हम सौंप सकते हैं, उसमें भ्रष्टाचार भी। तो दूसरी बात, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल केवल भ्रष्टाचार। तो एक तो सबसे बड़ा अंतर यही हो गया कि सीबीआई किसी भी तरह के अपराध की जांच जो सरकार सौंपे या कोर्ट सौंपे करेगी, जबकि बाकी जो दो संस्थाएं हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, लोकपाल है, ये केवल भ्रष्टाचार से जुड़ी संस्थाएं होंगी। दूसरा अंतर मैंने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच एजेंसी है, जबकि लोकपाल एक तरह से न्यायिक संस्था है, फैसला सुनाएगी। जांच ब्यूरो जांच करेगा, लोकपाल फैसला सुनाएगा, मतलब वो न्यायपालिका के रोल में है। तो दूसरा अंतर, लोकपाल भी जांच इसी से करवाएगा, सीबीआई से। तो सीबीआई एजेंसी बस जांच एजेंसी है, तो लोकपाल के पास भी भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी, सीबीआई से कहेगा कि जांच करो, हमें रिपोर्ट दो। अब लोकपाल जांच करवाएगा तो रिपोर्ट लोकपाल को दे देगी वो। तो जन लोकपाल कानून में तो ये भी मांग उठी थी कि सीबीआई को लोकपाल के ही अंडर में कर दो, सीबीआई लोकपाल के ही कंट्रोल में रहे, नियुक्ति सीबीआई की, हटाना, सब चीजें लोकपाल को ही दे दो पावर। सरकार ने नहीं माना, तो है तो सरकार के अधीन सीबीआई, लेकिन लोकपाल कानून में व्यवस्था है कि लोकपाल को जो जांच भ्रष्टाचार के मामले हैं जांच करवाना है, सीबीआई से जांच करवाए। जिन मामलों में लोकपाल जांच करवाएगा सीबीआई से, उन मामलों में सीबीआई का बॉस लोकपाल होगा, उसमें फिर सरकार की नहीं चलेगी, उसमें लोकपाल से ही ऑर्डर मिलेगा, लोकपाल के ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सीबीआई काम करेगी, रिपोर्ट लोकपाल को सौंपेगी। तो पूरी तरह से हमने सीबीआई को लोकपाल के अंडर में नहीं किया, लेकिन ऐसे मामले जो लोकपाल के द्वारा सौंपे जाएंगे वो बॉस फिर लोकपाल होगा। तो ये हो गया अंत, ठीक है। और जो सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये भी भ्रष्टाचार की शिकायतों के निवारण से जुड़ी संस्था है, लेकिन फिर अब इसमें एक अंतर क्या होगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार संबंधी मामले देखेगा, जबकि लोकपाल में प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिज्ञों को भी हमने शामिल किया है, मंत्री, प्रधानमंत्री, हाँ,
तो हाँ बिल्कुल, उसको सही शब्दों में कहें तो संपूर्ण कार्यपालिका। न्यायपालिका लोक हाँ नहीं नहीं, वो तो आरटीआई के अधीन था, लोकपाल नहीं। वो आप कंफ्यूज हो गए, वो आरटीआई के अधीन है, लोकपाल नहीं। लोकपाल के अधीन न्यायपालिका नहीं होती है, ठीक है। हाँ तो लोकपाल बस भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए न्यायपालिका हो गई। न्यायपालिका अगेन हर तरह के मामलों के लिए न्यायपालिका, ये केवल भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के लिए, तो न्यायपालिका नहीं होती इसके दायरे में लोकपाल के, ठीक है। हाँ कार्यपालिका, जैसे उन्होंने कहा कि समस्त कार्यपालिका। केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल प्रशासनिक कार्यपालिका, केवल प्रशासनिक अधिकारी। तो एक सबसे बड़ा अंतर इन दोनों में ये है। दूसरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग पहले सरकार की मर्जी से बनी संस्था थी, मतलब गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक, तो उतना निष्पक्ष नहीं थी। सरकार की मर्जी की संस्था थी तो सरकार की मर्जी के अकॉर्डिंग ही काम करना था। बाद में हमने अध्यादेश जारी किया 98 में, 2003 में कानून बना के फिर उसे कानूनी दर्जा दिया है। तो ज्यादातर ये संस्था सरकार की मर्जी से चलने वाली संस्था रही है। अब कानूनी दर्जा मिलने के बाद भले कहें कि कुछ ज्यादा उसकी निष्पक्षता हो पाए, लेकिन लोकपाल तो देख रहे हैं आपकी पहले दिन से ही हमने कानूनी दर्जा ही दिया है। तो एक ये डिफरेंस है। तो ये फिर अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक है। और सीबीसी की तर्ज पे राज्यों में स्टेट विजिलेंस कमीशन होते हैं, एसबीसी। तो ये राज्य सतर्कता आयोग होते हैं। तो ये संस्थाएं मतलब एक तरह से कहें सरकारी होती हैं, सरकार की मर्जी पे होती हैं। लोकपाल एक निष्पक्ष संस्था है, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो एक ये मुद्दा जो मुझे लगा कि जान लेना चाहिए। हाँ आ रहे अभी उस पे एक दो मुद्दे और बता दें थोड़ा सा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, एक ये मुद्दा मैंने कहा था कि पूरे 22 जून तक रहेगा चर्चा में, और अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत संक्षेप में इसको देख लीजिए, और तब फिर आ रहे भी जो आप लोगों के मन में जो भी डाउट है तो उस पे आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत संक्षेप में प्रक्रिया देख लीजिए आप। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुछ शब्द समूह आप देखते हैं। अप्रत्यक्ष तरीका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और गुप्त मतदान। ये चार शब्द समूह पढ़ते हैं आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान के जरिए होगा। तो ये चार शब्द समूह, बस थोड़ा सा इनको दो दो लाइन में जान लें। अप्रत्यक्ष तरीका, मतलब होता है कि एक निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। आप और हम डायरेक्ट नहीं चुनते राष्ट्रपति को। उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्य
विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में फिलहाल देखेंगे तो दिल्ली और पुदुचेरी 2 जगहों पे विधानसभा है, तो उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं। कश्मीर में भी हमने बात की है, लेकिन वो जब बनेगी तब, फिलहाल नहीं है। तो ये निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन का। उसी में अखबार में आप देख रहे कि किस पार्टी के कितने सांसद हैं, कहाँ किसके कितने विधायक हैं, किसके प्रत्याशी के चुनाव जीतने की संभावना है, नहीं है। दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो ये क्या होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग बराबर वोट वैल्यू, मत मूल्यों का जो टोटल वोट वैल्यू है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इक्वल टू, बराबर होता है वो सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग। टोटल वोट वैल्यू ऑफ elected member of parliament is equal to total vote value of elected MLAs of all state legislative। तो बराबर होता है, मतलब अगर 100 वैल्यू है, अभी आप देख रहे हैं लगभग 11 लाख के आसपास डेटा आ रहा था अखबार में, लगभग 11 लाख के आसपास है टोटल जो वोट वैल्यू है। तो लगभग 5.5 लाख इनका है और उतना ही इनका होगा। बराबर बराबर प्रतिनिधित्व होगा दोनों का, संसद का और सभी राज्य विधानसभाओं का। उससे जुड़े 2-3 वो प्री में फिर आप फॉर्मूले पढ़ते हैं, जरूरत है उनकी या नहीं है उनकी जरूरत, छोड़ दें उनको। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है कि बराबर बराबर वैल्यू। उसमें पहले हम ये निकालते हैं राज्यों का और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है संसद के सदस्यों का। अगला होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांजिशन वोट सिस्टम। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसमें 2 बातें होती हैं। एक मत लेकिन मतदान में वरीयता क्रम, और दूसरा एक निश्चित कोटा संख्या के मत प्राप्त करना आवश्यक।
एक मत लेकिन मतदान में वरीयता क्रम। वोट एक ही होता है लेकिन प्रायोरिटीज बतानी होती है, और एक कोटा है, उतने वोट प्राप्त करना जरूरी होते हैं। तो जैसे अभी हम एमपी एमएलए के चुनाव में वोट डालने जाते हैं, जितने प्रत्याशी हैं, जो एक हमें सबसे अच्छा लग रहा बस उसके वोट, उसके नाम के आगे वोट दे देते हैं। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति में अगर 3 प्रत्याशी की 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, प्रायोरिटी बतानी पड़ेगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी ए को, सेकेंड प्रायोरिटी बी को, थर्ड प्रायोरिटी सी को, फोर्थ प्रायोरिटी डी को। तो वोट एक ही काउंट है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देखेंगे, वो तो स्पेशल कंडीशन में, पर सेकेंड प्रायोरिटी की जरूरत अगर पड़ती है तो होता है, तो वोट एक ही होगा लेकिन प्रायोरिटीज बताएंगे आप सबको। और हाँ, जैसे अभी आप पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे, सही बात है कि फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड, उसी तरह से यहाँ भी कि जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनको भी प्रायोरिटी बताइए। और दूसरा होता है कि अभी बस सबसे ज्यादा वोट जिसे मिले एमपी एमएलए चुन गया। यहाँ ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा वोट से काम नहीं चलेगा, बल्कि कम से कम 50% प्लस 1, वो जो कोटा का फिर फॉर्मूला आप देखते हैं तो कंक्लूजन यही होता है कि कम से कम 50% प्लस 1 वोट नहीं मिले तब तक चुनाव नहीं जीत सकते। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि 11 लाख के आसपास वोट वैल्यू है, चुनाव जीतने के लिए करीब 5,55,000 वोट वैल्यू चाहिए है, आधे से अधिक, 50% प्लस 1। और अभी जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, लगभग उसके पास 5,30,000 के आसपास है, करीब 26-27,000 की कमी है। तो अभी केंद्र की एनडीए बीजेपी सरकार इस स्थिति में नहीं है कि केवल अपने दम पे वो अपने आदमी को राष्ट्रपति बनवा दे, बस इतना सा कम है, 27-28,000 वोट वैल्यू। तो उसके लिए 1-2 कोई रीजनल पार्टी पे डोरे डालना जरूरी है। सबसे ज्यादा उम्मीद है उड़ीसा के नवीन पटनायक, बीजू जनता दल, वो अक्सर करते रहे हैं सपोर्ट सरकार को, तो उनका भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो जो ये कम है आंकड़ा 25-27,000 का, वो पूरा हो जाएगा। पढ़ा होगा अखबार में, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था रिसेंटली नवीन पटनायक ने कि कौन पार्टी किस व्यक्ति को प्रत्याशी बना रही है, हम वो देख के डिसाइड करेंगे कि हम सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे। तो अभी हम कुछ नहीं कह रहे, पहले बीजेपी और जो नॉन बीजेपी अलायंस बनेगा तो देख लेंगे कि दोनों ने किसको खड़ा किया है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें किसको सपोर्ट करना है। तो इनके पास बस इतनी कमी है। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया एक तरह से, मतलब ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है लेकिन चल ही रही है, क्योंकि 24 जुलाई को कार्यकाल, 24 जुलाई ही ना, हाँ 24 जुलाई को खत्म होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो बस मोटा मोटी 2 महीने का समय है, तो उसके पहले प्रक्रिया होनी है। फिर आप देख रहे हैं राज्यसभा के चुनाव होने हैं, तो उनसे सारी गुणा गड़े थे, किस पार्टी के कितने आ रहे हैं। पंजाब में आम आदमी के 2 आ रहे, बिहार में जेडीयू के कितने आ रहे, बीजेपी के कितने आ रहे, यूपी या जो भी, तो एक एक कैलकुलेशन है कि कितने विधायक, कितने सांसद किसके, उसके अकॉर्डिंग वोट वैल्यू किसके पास कितनी। तो रोज इसलिए अब ये चर्चा में रहना है मुद्दा, जब तक आपके इंटरव्यू हो रहे हैं। तो इसलिए ये राष्ट्रपति का चुनाव, और फिर आप इससे जुड़े जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल हैं, वो फिर अब आप अपने से देख लीजिएगा। हाँ, अब बताइए आप क्या पूछ रहे हैं, फिर जैसा समय रहेगा तो उस हिसाब से कुछ और टॉपिक। कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता? हाँ, नहीं, नो, बिल्कुल बिल्कुल नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने तो आपको वो इसीलिए तो ओवरऑल एक बताया था कि कभी भी सरकार के खिलाफ तो बोलना ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं।
हम्म 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 हम्म। अब उस बात को फिर गोल गोल घुमा के इस तरह से कहना है कि हमारे देश में जागरूकता बढ़ रही है, मीडिया जैसे संस्थानों की भूमिका बढ़ रही है, तो इस वजह से इस तरह के मामले ज्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। हाँ, तो अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये चीजें पहले नहीं होती थी अब बढ़ गई या एकाएक बढ़ गई, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन मीडिया की भूमिका बढ़ रही है, तो अब इस तरह के मामले ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं, सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ रही है, तो इसलिए हमें ऐसे मामले लग रहा है कि कुछ ज्यादा, अदरवाइज हमेशा से बस इस तरह से करके अपना, तो ये तो कभी नहीं मानना है, स्वीकार करना है कि हाँ बड़े हैं। तो ये बस आपको स्टैंड रखना है वहां, उसमें तो सरकार के खिलाफ तो बोलना ही नहीं बिल्कुल। आपको हमने कहा था चूंकि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो इसलिए इस तरह की चीजों को कभी स्वीकार नहीं करना। वो तो कभी भी नहीं करते हम, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कुछ भी सरकार के अगेंस्ट कभी नहीं करते। मैंने बताया था पिछली क्लास में, कल नहीं पिछली क्लास में, कि भाई आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता होती है, जिसमें ये स्पष्ट लिखा होता है कि आप सरकार की नीतियों योजनाओं की आलोचना नहीं कर सकते। तो आप जिस सरकार के कर्मचारी हैं उसी सरकार को कटघरे में खड़ा आप नहीं कर सकते। हम कर दें, एक आम आदमी कर दे, आप नहीं कर सकते सरकारी सेवक रहते हुए। तो ये एटीट्यूड तो आप में आज से ही होना चाहिए। तो इंटरव्यू में ही चेक करेंगे आपका ये एटीट्यूड। तो इसीलिए कल भी मैंने चेताया था कि भाई उस 15-17 मिनट अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को आपको एकदम घर पे रख के जाना है, बक्से में बंद करके। वो चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के आधार पे हो, वही स्वाभाविक सी बात है। आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो राहुल गांधी को सपोर्टर हो गए या तेजस्वी यादव के, सारे लोग नहीं होंगे नरेंद्र मोदी के सपोर्टर या नीतीश कुमार की, सीधी सी बात है। तो फिर भी लेकिन उस 15-17 मिनट आपको वो व्यक्तिगत भावनाएं अलग रखनी है, तो वो चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे राजनीतिक दल के आधार पे हो, या किसी भी अन्य आधार पे, वहां आपको हर तरह से प्रयास यही करना है कि सरकार का पक्ष, कई बार ऐसी स्थिति है कि सरकार का पक्ष नहीं तो बीच का रास्ता, कूटनीतिक जवाब, जैसे इसी प्रश्न का हम बात कर रहे हैं कि बस अपनी बात कहते हुए निकल जाना है, दोष दूसरे को दे देना है। दूसरा मतलब वही कि मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों की जागरूकता, तो ज्यादा इस तरह के मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं, दैट्स ऑल, बस। खरगोन या जहांगीरपुरी जो वाला जो मामला है, अब इसको सांप्रदायिक हिंसा के रूप में देखना तो मुझे नहीं लगता कि इसका भी आप ये कहेंगे कि सांप्रदायिक हिंसा, बस यही। हाँ, जो फिर देखिए आप मीडिया की शब्दावली क्या होती है अखबार की, दो समुदायों या दो पक्षों के बीच में झड़प हुई या इस तरह, तो वही स्टैंड। तो मीडिया भी तो देखिए वही है कि वही मीडिया के हाथ में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को बनाने और बिगाड़ने। अखबार में ये लिख दें कि हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, तो वो न्यूज पढ़ के बाकी देश में हो जाए, भले वहां हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो दो समुदाय, हर आदमी समझता है कि वो दो समुदाय कौन से हैं, लेकिन फिर भी लिखा नहीं जाता हिंदू मुस्लिम, लिखा यही जाता है कि दो समुदाय। तो बस यही कि कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, अब वो हनुमान जयंती की यात्रा भी हो सकती है, वो ईद का या मुहर्रम का जुलूस भी हो सकता है, वो ताजिया या कुछ भी हो सकता है, या और धर्मों का भी। तो अब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई एक उपद्रवी घटना है, समाज में अशांति फैलाने के उद्देश्य से, बस। नहीं, अब ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हर चीज का दोष पाकिस्तान को दें, वो भले, हाँ अब हाँ मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं, हाँ मीडिया में इस तरह की खबरें भी देखने को मिल रही हैं सर कि ये कुछ टेरर फंडिंग या प्रायोजित भी है। तो बाकी जांच अपना जारी है।
हाँ। हम्म। हाँ। हाँ, वो भी देखिए कोर्ट में चुनौती है, आज के न्यूज़पेपर में है वो। ये तो मामला कोर्ट में है, बस सीधी बात। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, तो वो तो देखिए ये पूरा आज ही के अखबार में तो देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित है पूजा स्थल कानून की वैधानिकता। तो उस कानून की तो लीगलिटी को लेके कोर्ट में याचिका लगाई है अश्विनी कुमार उपाध्याय, जो कि बीजेपी के नेता और वकील हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट में याचिका है, आज दैनिक जागरण में है ये। तो बस एक बार इसको पढ़ लीजिए। और ये कल ही मैंने बताया था कि जो मामले कोर्ट के विचाराधीन हैं तो उस पर तो कोर्ट की राय के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। आपसे पूछा जाए सही गलत, बस यही कि सर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई है, वैधानिकता का निर्धारण करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। बस तो आपको अपनी राय नहीं देनी कि सही है कि गलत है, वो काम सुप्रीम कोर्ट का है, वो करेगा। तो आपको बस यही कहना है कि संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, उसकी वैधानिकता की जांच का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा। बस इतनी ही बात कहनी है आपको। इस तरह के मामलों में हमेशा यही स्टैंड, बार बार वो पूछे नहीं फिर भी आप कुछ बताइए। कई बार उकसाया जाता है कि नहीं फिर भी कुछ तो बोलिए कि आपको क्या लगता है। क्या कुछ नहीं सर, जो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय का है, संविधान की व्याख्या का अधिकार उसका है, न्यायालय के फैसले का इंतजार करना ही बेहतर है। बस उकसाने के बाद भी आपका स्टैंड हमेशा ये रहेगा, अपनी तरफ से कुछ भी आपको उसमें नहीं बोलना कि अच्छा अभी और खोद खोद के पूछ रहे, एक बार दो बार कुछ बोल ही देते हैं, मन की भड़ास निकाल ही देते हैं। तो वो भी चेक किया जाता है आपका पेशेंस, या किसी के उकसावे में आके आप क्या तो नहीं। वो स्टैंड वही रहेगा कि मामला विचाराधीन है न्यायालय के, उसके फैसला। तो आज है वो न्यूज़पेपर में देखे वो जो। ठीक है, तो ये और हाँ बिल्कुल अमीश कुमार जी, सही बात है। टीवी ऑन करें और न्यूज़पेपर ऑन करें तो दिखता है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, नहीं तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आजकल चाहे वो कोरोना हो, चाहे और बहुत सारी चीजें हो, ये तो टीवी अखबार की ही देन है। हाँ क्या कह रहे थे? हम्म। नहीं बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही नहीं है। सरकार तो सभी धर्मों को साथ लेके चल रही है। अगेन फिर आपको संविधान के अकॉर्डिंग बात करनी है कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को अपनाया गया है। और पंथ निरपेक्षता नकारात्मक नहीं होके सकारात्मक है। धर्म निरपेक्षता होती है नकारात्मक, और पंथ निरपेक्षता है सकारात्मक। यही सबसे बड़ा अंतर भी है। हमने पंथ निरपेक्षता को अपनाया है सकारात्मक, मतलब सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। सर उज्ज्वला योजना सबसे अच्छा उदाहरण है। या और जो बिना धर्म जाति के भेदभाव के उस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि या जो भी की कहीं हम किसी धर्म या किसी आधार पर भेदभाव, सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव किया जा रहा है। बस सिंपल सी बात है। तो हमेशा फिर ये स्टैंड रहना है आपका, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, जो संविधान की मूल भावना है वैसा ही हो रहा है। और उदाहरण तो सरकारी योजना सबसे अच्छा उदाहरण। तो बस ये स्टैंड। भाई सरकार हज सब्सिडी देती थी, तो देखिए आप 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं भी करवा रही है दिल्ली सरकार हो, मध्य प्रदेश कई और सरकार। तो समानता का बर्ताव है सभी धर्मों के साथ। होली पे छुट्टी हो रही है तो ईद पे भी छुट्टी हो रही है, तो बुद्ध पूर्णिमा पे भी छुट्टी हो रही है। तो सबसे अच्छा तो उदाहरण है। देखिए आप भाई पंथ निरपेक्षता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि कल बुद्ध पूर्णिमा को भी छुट्टी हुई है
पीछे ईद पे भी हम छुट्टी कर रहे हैं और पीछे होली पे भी हम छुट्टी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पंथ निरपेक्षता क्या होगी? तो समानता का बर्ताव है। बाकी तो फिर वही बात की मीडिया या सोशल मीडिया पे तो लिखने वाले कुछ भी बोलें लिखें, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है। बस यही। किसमें? अच्छा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हाँ, हम्म 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 इसमें फिर यही कई बार इस तरह के प्रश्नों में ये कि सर इस तरह का चर्चाएं होती हैं या आरोप लगाया जाता है कि वैश्विक संस्थाएं और एनजीओ हैं जो भारत की छवि खराब करने के लिए इस तरह की रिपोर्टों में जानबूझ के भारत का स्थान नीचे पीछे आया था। मुद्दा देखिए कितना चर्चा में मुद्दा हुआ, और कई संस्थाएं ग्रीन पीस वगैरह तो पाई भी गई दोषी कि जबरदस्ती वो भारत की छवि खराब करने के लिए फंडिंग के माध्यम से और हमारी रैंक जानबूझ के गिराती हैं, तो ये पकड़े भी गए हैं पीछे मामले। हाँ बिल्कुल, उसी चक्कर में ईज ऑफ डूइंग बंद हुआ। सही बात है। तो ये चीजें तो फैक्ट हैं जो कि जग जाहिर हुई हैं, पकड़ी गई हैं। सबसे अच्छा उदाहरण कि ईज ऑफ डूइंग बंद उसी वजह से हुआ है कि निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं थी उसकी रैंकिंग की। तो एक तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है। लेकिन बात केवल इंडिया की नहीं है ना, जब हम वैश्विक इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के लिए है वो मुद्दा। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो वही कह रहा है। तो यहाँ यहाँ एक तो यही स्टैंड रहेगा कि जो ये वैश्विक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए इंडेक्स हैं, इनकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाए जाते रहे हैं। और अगर और आगे बात, तो जैसा उन्होंने कहा कि सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उदाहरण है कि उसी वजह से उसे जारी करना बंद भी किया गया है। बस हो गई बात कि निष्पक्षता पे सवाल। अब अगर आगे हो कि भाई जो हमारे पक्ष में है तो हम स्वीकार कर रहे हैं, और जो हमारे पक्ष में नहीं है तो स्वीकार नहीं कर रहे, तो अब इसका एक तो जवाब कई बार ये भी होता है इस तरह के प्रश्नों में कि सर क्षमा करें, इस बारे में मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है, मैं जाके इसका जरूर अध्ययन करूंगा। तो एक ये भी बड़ा अच्छा जवाब होता है। अक्सर देखिए आप क्या होता है, कोर्ट का कोई फैसला आता है किसी के विरोध में, अभी मैंने इसकी स्टडी नहीं की, स्टडी करने के बाद मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। तो कई बार ये भी एक अच्छा जवाब होता है कि सर अभी मुझे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, मैं जाके इसको जरूर अध्ययन करना चाहूंगा। तो एक सबसे अच्छा तो वो तरीका है उसका। ठीक है, तो इस तरह से निकल जाइए। सबसे पहले तो निष्पक्षता पे संदेह वाला बात, उतने में ही मामला सेटल हो जाएगा, और नहीं तो हाँ बिल्कुल। हमारे विदेश मंत्री ने उनके ऊपर उल्टा कह दिया, चुप हो गए। तो हाँ हाँ, यूएस रिपोर्ट आता है बिल्कुल। ठीक है, तो बस यही लिखना है कि वैश्विक संस्थाओं की निष्पक्षता संदिग्ध, इसीलिए उनमें सुधार की बात हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे डब्ल्यूएचओ में सुधार हो, डब्ल्यूटीओ में सुधार हो, तो इसीलिए हम उन हैं यूएनओ में सुधार हो, तो इसीलिए सर उन संस्थाओं में सुधार, उन्हें ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की बात भी कर रहे हैं, ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, कोरोना के दौरान देखिए रहे डब्ल्यूएचओ का रोल हो या बाकी संस्थाओं की भूमिका कितनी संदिग्ध रही है। हाँ
हम्म हम्म अब दोनों चीजें दिखाना है। देखिए कि एक तो हमें तात्कालिक जरूरत का भी ध्यान रखना है और दूसरा फिर दीर्घकालिक जो लक्ष्य हैं उनको भी प्राप्त करना है, चरणबद्ध, स्टेप बाय स्टेप। तो दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए हम जो तात्कालिक जरूरतें उनको रोक नहीं सकते। भाई ऐसा तो नहीं है कि आज सारे घरों की बिजली बुझा देंगे हम, क्यों? क्योंकि हमारा वो 2030 का टारगेट है। तो वो टारगेट भी पूरा करना है हमें, लेकिन अपनी तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनके साथ सामंजस्य बिठाते हुए। तो अभी कोल इंडिया ने कोयले का उत्पादन डबल किया है, इसलिए कि भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए जो विभिन्न राज्यों में बिजली की मांग बढ़ी, तो उसकी पूर्ति जरूरी थी। बस वो, हाँ वो तो जैसे ही ये कम, भाई टेम्परेरी है, महीने 2 महीने की चीज है, फिर हम अपना वो प्रोडक्शन कम कर देंगे कोयले का। तो हमें दोनों में सामंजस्य बिठाना है, बस ये चीज। नहीं, ये तो कोर्ट ही बोल चुका है कि नहीं भाई, अभिव्यक्ति की आजादी। एक तो उसमें भी देखेंगे आपकी आर्टिकल 19 में जो आजादी है, तो कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस भी है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। और दूसरी बात, अभिव्यक्ति की आजादी है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर लगा के बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो भी दे देंगे और प्लस उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात भी कर देंगे कि दोनों चीजें हैं एक साथ, बस। अब मेरी व्यक्तिगत राय तो भाई सही है, क्योंकि मैं तो भाई मोदी योगी का समर्थक हूं, तो मेरे अनुसार तो सही है, लेकिन हाँ हाँ वो सही बात है, हाँ तो बिल्कुल सही बात है। तो हाँ तो उसमें भी मुझे लगता है कि इसका जवाब यही है कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत, इन शब्दों का यूज करते हुए, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई कार्यवाही सही है, बस। ये सबसे बेस्ट जवाब होता है वही एक प्रशासनिक अधिकारी का, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई कार्यवाही, वो चाहे बुलडोजर हो, वो चाहे लाउड स्पीकर हो, वो चाहे अतिक्रमण हो, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, निर्धारित संवैधानिक व्यवस्था, अगर मामला संविधान से जुड़ा है तो, न्यायपालिका द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अधीन अगर उससे जुड़ा मामला है, तो ये 3-4 लाइनें रट लीजिए। हाँ तो बस वही निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, व्यवस्थाएं, संविधान में बताई गई व्यवस्थाओं के अनुसार हो रहा है तो ठीक है, बस दैट्स ऑल। कास्ट सेंसस के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि जातीय जनगणना का जो पर्पस भी है कि हमें पिछड़े वर्गों का मेन पता लगेगा कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में किसका क्या रेशियो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके कल्याण और विकास के लिए अपने सिस्टम को, अपने बजट को उस तरह से एलोकेट कर पाएंगे। सबसे बड़ा पर्पज और फायदा यही है। जो समावेशी विकास की हम बात करते हैं, तो समावेशी विकास के लिए हमें पता तो हो कि भाई 100 लोग हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो 100 में किस जाति के कितने हैं, उसमें भाई उसी आधार पे हम देखते हैं कि कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी वही सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, तो उसको सुरक्षित करने के लिए। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल, वो उस तरह से बोल दीजिए। तो वही
सामाजिक आर्थिक न्याय समावेशी विकास के लिए भाई जरूरी कहा जा रहा है इसको, ताकि वंचित शोषित वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और हम फोकस कर पाए विकास योजनाओं का। समस्या यही है कि उससे जातिगत टकराव और आपसी वैमनस्य विखंडन की एक आशंका है कि जब जातिगत जनगणना होगी, कास्ट सेंसस, तो भाई जातियों के आधार पर जो समाज का बंटवारा है वो और ज्यादा खुल के वो आएगा। उसके आधार पे फिर पार्टी पॉलिटिक्स, जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो उभरेगी जातियों के। हाँ, तो वो होगा तो एक बार फिर हम 21वीं सदी में होते हुए भी पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी जी 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 हाँ, वो फिर अब जितना मतलब एक एक अगर सबसे बड़ा फायदा, तो एक सबसे बड़ा फायदा सामाजिक आर्थिक न्याय और समावेशी विकास, पिछड़ों को मुख्य धारा में जोड़ना, और एक सबसे बड़ी कमी तो जाति आधार पर समाज के बिखराव का डर और जाति राजनीति को बढ़ावा मिलने की आशंका, बस ये। और बाकी तो फिर अब मेंस का आंसर लिखने जाएंगे तो भाई 10 फायदे 10 नुकसान हम गिना देंगे, लेकिन मेन एक एक इंटरव्यू के लिहाज से बस ये इतना दिमाग में रखिए इसको, ठीक है? और बाकी और डिटेल फिर अपना पढ़ते रहिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, क्या है कॉन्सेप्ट आप ही लोग बताइए। इस पे मैं कुछ भी इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ये पढ़ा नहीं मैंने कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ ठीक है। हम्म 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 हम्म। अच्छा ओके, उसे कहा जा रहा है यूबीआई। ओके अच्छा अच्छा। अगेन देखिए, उसका पक्ष विपक्ष दोनों है। सबसे बड़ा फायदा फिर क्या कि करप्शन रुकेगा, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है कि सीधा अकाउंट में पैसा आएगा, तो करप्शन रोकने में हमें मदद मिलेगी। अभी होता क्या है कि वही राशन की दुकान कितने जरूरतमंदों को देते हैं, वो बाकी ब्लैक मार्केटिंग या और दूसरी दूसरी समस्याएं तो वो है। और नुकसान सबसे बड़ा क्या है इसका, कैश पैसा आप हाथ में दे देंगे, उस कैश पैसे से वो अनाज खरीदेगा कि दारू की बोतल खरीदेगा, तो ये सबसे बड़ी समस्या होगी। परिणाम अगेन कि महिलाओं बच्चों के लिए समस्या हो जाएगी। अभी तो अनाज मिलता है तो घर चलता है, अकाउंट में कैश पैसा आएगा तो अब घर में पता पड़ा कि रोटी बनाने के लिए गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो फिलहाल उसका तो सुझाव यही देना है आपको कि भारत में अभी ये आगे की चीज है, उचित समय धीरे धीरे, बस यही है कि सरकार धीरे धीरे जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का दायरा बढ़ा रही है, उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे एक एक योजना में इस तरह की व्यवस्था शुरू कर सकते हैं। साथ में वही वीमेन एम्पावरमेंट, लोगों की जागरूकता, शिक्षा, इस पे भी काम होता रहे, तो उसका सुझाव यही होगा। अभी सच्चाई ये है कि अभी हमारा देश तैयार नहीं है उसके लिए। हाँ, वो भी चीज है। सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है कि जो हमारा पर्पज है लोगों का कल्याण, भूखे को खाना, वो पर्पज ही वहां डाइल्यूट हो जाता है कैश पैसा हाथ में मिलने से। बहुत
बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है। आजकल एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वहां ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है। किसानों की जमीनें सरकार अधिग्रहित कर रही है, बदले में करोड़ों रुपए मुआवजे मिल रहे हैं। जमीन थी, सुरक्षित थी, अकाउंट में कैश पैसा आ गया, लोग जाके 50 लाख की गाड़ी खरीद लेंगे, 1.5 लाख का आईफोन ले आएंगे, वो 50 लाख को 50 मिनट नहीं लगेगा उड़ने में, और आजकल तो हाथ में मोबाइल और उसमें अमेजॉन है। सो 50 लाख अभी आपसे कहा जाए खर्चा कर दो, 50 मिनट भी नहीं लगेगा 50 लाख को खर्चा करने में। जमीन थी तो जो सुनते हैं अपने बाप दादाओं से हम लोग की, जमीन है आड़े वक्त में काम आएगी। कैश पैसा तो घर में रखा है, कैश पैसा तो किसे बुरा लगेगा कि 20,000 का जूता खरीदो और 50,000 की घड़ी खरीदो। और तो ये हमेशा कैश पैसा देने की दिक्कत है, वो किसी भी योजना के संदर्भ में आप देखेंगे। इसलिए अभी देश या कहें तैयार नहीं है, अभी समय बस ये स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ कोर्ट भी है साथ में, जैसे कल ही भी बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है। तो अब इसमें बात अब बिहार और केंद्र की बात ही नहीं है। फिर जैसा हमने कहा कि संविधान की व्यवस्थाओं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत इस काम को आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा होना उपयुक्त है। बात खत्म। बस हम इसमें संविधान का और सर्वोच्च न्यायालय का सपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी सरकार का समर्थन या विरोध, किसी धर्म का समर्थन विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में संविधान और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, हम वो कह रहे हैं बस। कल ही बात कर रहे थे हम कि नितिन गडकरी ने कल ही अखबार में बात कर रहे थे कि 3 साल में बिहार का पूरा नहीं, ये बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश में कोई दिन नहीं है जिस दिन आप देखोगे यमुना एक्सप्रेस पे 10-5 लोग नहीं मरते हो। रोज अखबार में आप देखिए यमुना एक्सप्रेस वे पे कि आज बस ये सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं स्पीड नियंत्रण करने के लिए, तो बस ये अब आरक्षण के अंदर आरक्षण चूंकि पंचायतों नगर पालिकाओं में तो है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसका समर्थन किया जा सकता है। जब पंचायतों नगर पालिकाओं में संविधान के द्वारा ही कर दिया गया है, संविधान संशोधन के माध्यम से, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इसको सपोर्ट ही करना ठीक है कि जब जो व्यवस्था संविधान के द्वारा स्थानीय शासन में हो चुकी, हम ये कहें कि वो विधानसभा या लोकसभा में वो व्यवस्था ना हो, तो इसका औचित्य नहीं है। हाँ, ये विचाराधीन मामला है कोर्ट के, ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। हाँ हाँ, वो भी इशू है, पॉलिटिकल विल पावर, बिल्कुल वो भी है। तो उसमें वो कि ये कोर्ट के विचाराधीन मामला है और कोटे के अंदर कोटा, ये तो होना, मतलब मुझे लगता है कि इसका समर्थन ही कीजिए इसका।
वही पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव सबसे बड़ा कारण जो इसका देखने को मिल रहा है कि अभी राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, लेकिन नहीं, और इसके आगे नहीं, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे उनकी सोच बदल रही है और वो अपने दल के स्तर पे महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यूपी में अभी अगर बात बढ़ती है तो कांग्रेस ने कितने 40% की कितने 50 जो भी कि उतना महिलाओं को टिकट दिए, तो बस इस तरह से। तो बाकी पितृसत्तात्मक समाज ये सब नहीं है। हाँ, पार्टी के लेवल पे, हाँ हाँ ठीक है, बस तो बस ये आपको इस तरह से बोल देना है। और वास्तव में कारण है भी उसका वही राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों कम है, तब फिर वो है कि पितृसत्तात्मक समाज या पुरुषों की अधिनायकवादी सोच या जो भी, वो उसका कारण फिर है। अदरवाइज पॉलिटिकल विल पावर का अभाव, लेकिन ये जरूर जोड़ना है उसमें, क्योंकि फिर हमें नेताओं को भी बहुत ज्यादा दोष नहीं देना है, आपको उन्हीं नेताओं के अंडर में काम करना है, क्योंकि सो इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि बहुत तोल मोल के जवाब देना है इंटरव्यू में। तो लेकिन ये जोड़ना है कि विभिन्न राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। एक देखिए, इसका सबसे अच्छा जवाब ये भी होता है कई बार इस तरह के प्रश्नों का कि सर यदि मुझे ऐसा मौका मिला तो उस समय की परिस्थिति क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं निर्णय करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा बजाय अभी किसी अनुमान लगाने के। तो जैसा उन्होंने कहा प्रश्न, वैसे ही आपने भी जवाब दिया कि अगर होते, तो सर जब ऐसा मौका मिलेगा तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार में है। अब अभी बना दिया जाए अगर ऐसा है तो अब उसके भी फिर दो जवाब हैं। एक जवाब तो यही है कि सर अभी हम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, अभी हमारी सीएम बनने की इच्छा नहीं है, तो ये भी बड़ा अच्छा जवाब है। और नहीं तो दूसरा जवाब फिर वही है कि जो आपके सीएम कर रहे हैं वही आप बोलिए, मतलब वही सरकार की जो योजनाएं आपको अच्छी लग रही हैं, जो ठीक काम हो रहा है, वही आप बोलिए। ठीक है, तो उसका ये अगर हो तो जब होगा तब की परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा मैं वो करने का प्रयास करूंगा। सो मुंगेरी लाल की हसीन सपने आप दिखा रहे, तो हम भी उसी तरह का जवाब दे रहे कि जब होगा तो देखेंगे तब की परिस्थिति क्या है, तब की सिचुएशन क्या है। और फिर भी जैसा आपने कहा कि नहीं आज ही बना दिया जाए, तो उसमें भी पहली बात तो सर मेरी तो अभी प्रयास प्रशासन में जाने का है, फिर भी हालांकि उतना नहीं होता है, फिर भी तो वर्तमान सीएम मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हीं की नीतियों योजनाओं को आगे बढ़ाने का और बेहतर क्रियान्वयन का प्रयास करूंगा बस। तो फिर वही बात है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आपको निकलना है सीधी बात इस तरह के प्रश्नों से फंसने की बजाय। तो ये चीज अब हमें नहीं लग रहा कि ये मुद्दा कोई फिलहाल चर्चित मुद्दा है। बाकी हम्म 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 बस ठीक है। तो देखिए, हाँ इस तरह से कोट कर दीजिए आप, जैसा ये बता रहे हैं कि जो, हाँ वो भी सही बात है कि जब उतना मिल रहा है तो बिल्कुल। और जो लोग ऑनलाइन हैं कुछ पूछना चाहते हैं
कोई डाउट आपके मन में है तो पहले पूछ लीजिए, तब फिर। बेबी कुमारी पूछ रही है, सर करप्शन इन सिविल सर्वेंट्स रिगार्डिंग पूजा सिंघल। हाँ, तो इस तरह वही बात है कि कुछ कुछ ऐसे घटना या उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरी सिविल सेवा को या पूरे हम प्रशासन को भ्रष्ट मान लें। हर सेवा, हर संस्था में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को सामूहिक तौर पे देखे जाने की जगह व्यक्तिगत तौर पे देखे जाने की जरूरत है, अपवाद स्वरूप। बस कि भाई 100 में से 95 बहुत ईमानदार हैं, मेरा यही मानना है। व्यक्तिगत तौर पे एकाधिकाध ऐसा, तो उनके लिए सरकार, कोर्ट, सरकार कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बस तो इस तरह से वह जवाब देना है आपको। तो अगेन यही स्वीकार करना है कि नहीं बहुत भ्रष्टाचार है, सबको पता है, लेकिन नहीं, मैं तो यही कहना है कि ज्यादातर तो ईमानदार हैं, कुछ एकाधिकाध अपवाद। सरकार के स्टैंड के साथ रहिए, सरकार के स्टैंड के साथ रहिए। इस तरह की चीजों पे जो सरकार कर रही है वही ठीक है। क्रियान्वयन में दिक्कतें हैं तो उसको हम बेहतर क्रियान्वित करने के प्रयास करें। इस तरह की चीजों में हमेशा ये जवाब कि जो सरकार कर रही, जो योजना, जो उसके कानून अच्छे हैं। हाँ, कहीं कहीं क्रियान्वयन संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं या देखने को मिल रही हैं, उनके समाधान की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। बस और कुछ? तो अब बिहार की, हाँ हाँ हाँ, हम्म 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 वही पीछे से ये समस्याएं चली आ रही हैं। अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, लोग वापस लौट रहे हैं। वही फिर जो कल हम बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बस इस तरह से उसको बात को घुमा देना है। हाँ कि हाँ, मतलब पिछड़ापन रहा है वही, इसको तो हम नहीं झुटला सकते। तो परंपरागत तौर से पिछड़ापन या सरकार के लेवल पे कुछ कमियां रहीं जिन वजहों से ये समस्याएं देखने को मिली, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रही है। हाल ही में सर बिहार इन्वेस्टर्स मीट भी हुई है, बड़े पैमाने पे बिहार में इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है। बस 2-4 इस तरह के विकास की बातें करके कि अब उज्जवल भविष्य होगा हमारा। बस स्टार्टअप नीति, तो बस 2-4 इस तरह की बातें कर दीजिए कि अब हम बेहतर के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार, और निकट भविष्य में उम्मीद करते हैं कि इस तरह की समस्याओं को काफी हद तक हम कम कर पाएंगे। ज्ञान वापी मस्जिद, इसमें तो मैंने कल ही बता दिया था बेबी। अब एक जो फैक्ट हैं वो तो आप अपने से पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर में रोज आ रहे हैं। जवाब आपका चूंकि कोर्ट का मामला है, तो मैंने कहा था कि जो कोर्ट आज भी कहा, कल भी कहा था कि भाई न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अकॉर्डिंग कार्यवाही हो रही है, सो सही है बस। और बाकी उससे जुड़े जो तथ्य हैं वो अखबार में आज हैं, कल हैं, वो तथ्य वहां से देख लीजिए।
बुलडोजर पॉलिटिक्स में बता ही चुका हूं अमीश कुमार जी की कानूनी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई कार्यवाही सही है। तो बस यही जवाब है इस तरह के सारे विवादास्पद मुद्दों और प्रश्नों के। तो मैंने इसीलिए 3 आपको सेंटेंस बताए हैं, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, संविधान की व्यवस्थाएं और न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेश। बस। तो ज्यादातर में तो आपको ये 3 रटे रटाए बातें ध्यान रखनी है कि इनके तहत जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग जानते हैं आप लोग? पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? पुलिस चूंकि मैंने कहा था जरूरी है, 2-4 उससे जुड़े मुद्दे अगर जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है? हाँ, हम्म 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 हम्म, ठीक है, ठीक है। कम्युनिटी पुलिसिंग या सामुदायिक पुलिस, तो 2 शब्द हैं, समुदाय प्लस पुलिस। मतलब समाज या समुदाय के लोगों की भागीदारी के माध्यम से पुलिस प्रशासन का संचालन। समाज या समुदाय के लोगों की भागीदारी के माध्यम से पुलिस प्रशासन का संचालन। और अब आगे अगर पूछा जाए कि क्यों करना है ऐसा, तो तब फिर बोले कि जो भी अपराधी असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो उसी समाज या समुदाय का हिस्सा होते हैं। जब तक पुलिस और समुदाय आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक ऐसे लोगों को पकड़ना या उनके ऊपर अंकुश लगाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए हमें नागरिक और पुलिस या समुदाय और पुलिस को एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत है। तो आजकल हम बल दे रहे हैं इसलिए इस पे, वही पीपल्स फ्रेंडली बिहेवियर, पुलिस में जनता की भागीदारी, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, तो उन सब से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो ये सामुदायिक पुलिसिंग है। बिहार में भी खूब काम हो रहा है। भोजपुर का मेला वगैरह आप देखिए तो वहां पुलिस लोगों को भागीदार बनाती है, उन्हीं से डेटा कलेक्ट करती है, अड़ोस पड़ोस के बारे में पता करती है, तभी तो आसान होता है असामाजिक तत्वों को पकड़ना। तो सामुदायिक पुलिसिंग की सोच इस कॉन्सेप्ट पे आधारित होती है कि जनता गैर वर्दीधारी पुलिस है और पुलिस वर्दीधारी जनता है। मतलब कहा जाए कि इनके बीच की दूरियां घटाना, पुलिस और जनता के बीच की दूरियां कम करना, दोनों की नजदीकियां बढ़ाना। कई तरह से आप अपनी बात को कह सकते हैं सामुदायिक पुलिसिंग। जनता है गैर वर्दीधारी पुलिस और पुलिस है वर्दीधारी जनता, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो जब तक दोनों पुलिस प्रशासन, तो क्या इसमें जानना चाहते हैं? प्रशासन की अलग अलग शाखाओं में एक शाखा पुलिस प्रशासन है जिसका काम कानून व्यवस्था बनाना और अपराध को कंट्रोल करना है। पुलिस प्रशासन मतलब लोक प्रशासन की
विभिन्न शाखाओं में से एक शाखा है जिसका काम है कानून और व्यवस्था की स्थापना करना और अपराध नियंत्रण करना, शांति सद्भाव, जो भी फिर पुलिस के ये कुछ 2-3 जो प्रमुख काम होते हैं, शांति सद्भाव बनाना, ऐसी परिस्थिति ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें लोग अपना कल्याण और विकास कर सकें। तो ये कुछ प्रमुख काम होते हैं पुलिस प्रशासन के। लॉ एंड ऑर्डर, अपराध नियंत्रण, ये 2 मुख्य काम यही माने जाते हैं पुलिस के। लॉ एंड ऑर्डर 2 शब्द होते हैं, एक साथ ही चलते हैं। कानून या लॉ का मतलब होता है किसी समाज या समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त रीति रिवाज जिन्हें मानने के लिए वह समुदाय बाध्य हो, इसे कहा जाता है कानून। किसी समाज या समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त रीति रिवाज जिन्हें मानने के लिए वह समुदाय बाध्य हो, ये डेफिनेशन है लॉ या कानून की। और व्यवस्था, ऑर्डर, इसका मतलब होता है कानून सम्मत राज्य, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसी स्थिति जहां कानून का पालन हो रहा हो, इसे कहते हैं ऑर्डर या व्यवस्था। ऐसी स्थिति जहां कानून का पालन हो रहा हो। लॉ एंड ऑर्डर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं होता। इसलिए हमेशा आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर एक ही साथ बोला जाता है, एक ही साथ यूज होता है। लॉ के बिना ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर के बिना लॉ नहीं हो सकता। देखिए आप, ऐसी स्थिति जहां कानून का पालन हो रहा, मतलब व्यवस्था के लिए कानून जरूरी है। व्यवस्था नहीं होगी तो कानून नहीं होगा, कानून नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी। तो दोनों में कहा जाता है मुर्गी और अंडे वाला रिलेशन है, कौन पहले कौन बाद में ये तय नहीं कर सकते। सो दोनों एक साथ चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। हमेशा इसीलिए बोलते यही है, कहते यही है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। राज्य सूची का विषय है ये, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय है। संविधान की अनुसूची 7 में आप देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस राज्य सूची के विषय हैं। सो इसलिए राज्य सरकार कानून बनाती है पुलिस के संचालन के लिए। हाँ, पुलिस आयुक्त प्रणाली या कमिश्नरी सिस्टम, ये क्या होता है थोड़ा सा इसको जानिए। 1861 में हमारे देश में कानून बना था भारतीय पुलिस अधिनियम, इंडियन पुलिस एक्ट आया था 1861 में। 1860 में अंग्रेजों ने पुलिस कमीशन बनाया था
उसकी सिफारिशों पे 61 में एक्ट बना था, भारतीय पुलिस अधिनियम, इंडियन पुलिस एक्ट। और ये बना था, आप समझ सकते हैं, 1857 के विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के कॉन्टेक्स्ट में। तो कहीं ना कहीं इसका पर्पस था उस तरह की स्थितियां दोबारा ना हो, विद्रोह या संग्राम जैसी स्थितियों को दबाना, उद्देश्य यही था। चूंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हो गया था, सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हमारा शासन आ गया था। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि वो बहुत बुरे थे, हम बहुत अच्छे हैं। सो हमें खुश करने के लिए कुछ काम हो रहे थे। 1861 का भारत शासन अधिनियम आप पढ़ते हैं, उसी साल ये पुलिस अधिनियम भी आया था। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई थी, भारतीय पुलिस अधिनियम में, कि जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया एसपी होगा, इसलिए जिले में लॉ एंड ऑर्डर के रखरखाव की जिम्मेदारी एसपी की होगी। जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया एसपी होगा, तो कानून व्यवस्था के रखरखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी। लेकिन साथ में ये भी प्रावधान था कि पूरे जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर है, सो कानून और व्यवस्था से जुड़ी अनेक शक्तियां कलेक्टर के पास होंगी। तो देखिए आप, जिम्मेदार एसपी होगा जिले में लॉ एंड ऑर्डर के रखरखाव के लिए, और उससे जुड़ी कई पावर कलेक्टर के पास होंगी, क्योंकि वो पूरे जिला प्रशासन का मुखिया है। यहीं से एक विवाद चला हमारे देश में, जिसे कहते हैं डीएम वर्सेस एसपी, कलेक्टर बनाम पुलिस अधीक्षक का विवाद, कि शक्तियां दी हैं इनको, जिम्मेदार बनाया है इनको, ये कहां तक जायज है? अगर इनको शक्तियां दी तो जिम्मेदार भी उन्हें बनाओ, जिम्मेदार इनको बनाया तो शक्तियां भी फिर इनको दो। और क्या शक्तियां फिर कलेक्टर को? धारा 144 लगानी है जिले में, एसपी साहब नहीं, कलेक्टर साहब तय करते हैं। बंदूकों के लाइसेंस बांटना है, एसपी साहब नहीं, कलेक्टर साहब तय करते हैं। जिले में मेले प्रदर्शनियों के आयोजन की इजाजत देना है, कलेक्टर साहब तय करते हैं। तो मेले प्रदर्शनी के आयोजन की इजाजत दें कलेक्टर साहब, आग लग जाए, दंगा फसाद हो जाए तो ट्रांसफर होगा एसपी का। जिम्मेदार एसपी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। शक्तियां इससे जुड़ी कई सारी कलेक्टर साहब के पास हैं। तभी से ये विवाद है हमारे देश में। आज तक हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में यही कानून लागू है, भारतीय पुलिस अधिनियम। परिणाम, आज तक यही सिस्टम चल रहा है हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में।
कलेक्टर और एसपी के रोल वाला। तो आज तक विवाद है ये। जो कमिश्नरी सिस्टम या आयुक्त प्रणाली है वह सीधे शब्दों में जाने तो उसमें होता क्या है कि कानून व्यवस्था से जुड़ी जो शक्तियां कलेक्टर के पास हैं वो कलेक्टर से लेके हम एसपी को दे देते हैं। एसपी का नाम हो जाता है डीसीपी और सिस्टम का नाम हो जाता है कमिश्नरी सिस्टम। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी शक्तियां जो कलेक्टर के पास हैं वो उससे लेके एसपी को दे दी जाती है। और सिस्टम को हम कहते हैं पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। एसपी का नाम डीसीपी हो जाता है, डीवाईएसपी का नाम एसीपी हो जाता है। दिल्ली में है, देखिए ये सिस्टम, डीसीपी एसीपी। दिल्ली में एसपी डीवाईएसपी नहीं होते, दिल्ली में डीसीपी एसीपी है। जो हमारे यहाँ एसपी है, दिल्ली में उसको बोलते हैं डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। जो हम लोगों के यहाँ डीवाईएसपी है वो है यहाँ एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और डिफरेंस बस यही है कि यहां लॉ एंड ऑर्डर की शक्तियां इनके पास हैं, कलेक्टर का रोल नहीं रह जाता है उसमें। तो भाई इनकी पावर बढ़ जाती है। पुलिस वाले चाहते हैं कि ये सिस्टम होना चाहिए और कलेक्टर साहब क्या चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए। 150 साल से चल रहा है ये विवाद हमारे देश में और आज तक चल ही रहा है। सारे पॉलिसी मेकर टॉप लेवल पे कौन बैठा है? आईएएस। सो ये नहीं होने दे रहे कमिश्नरी सिस्टम लागू। एसपी साहब डिमांड कर रहे कि लागू करो इसे। 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग बना था हमारे देश में, नेशनल पुलिस कमीशन। धर्मवीर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। उनकी अध्यक्षता में जनता पार्टी सरकार ने बनाया था राष्ट्रीय पुलिस आयोग, नेशनल पुलिस कमीशन। उसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वही पुलिस प्रशासन की स्टडी करे, कमियां देखे, सुधारने के सुझाव दे। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 8 रिपोर्टें सौंपी थी अपनी पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी हुई। एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी उस रिपोर्ट में कि देश में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए अगर पुलिस प्रशासन को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है तो तब से विशेष रूप से हमारे देश में ये डिमांड होती रही है कि हम पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को अपनाएं। लेकिन तब से लेके आज तक देखिए आप 45 साल हो गए हैं उस आयोग की सिफारिश आए हुए आज तक भी। देश के मेट्रोपॉलिटन में है लागू, दिल्ली, बंबई, बंगलौर, इंदौर। अभी यूपी में योगी ने पिछले साल गाजिया, नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कई सिटीज में किया लागू। देश के कई मेट्रोपॉलिटन्स में है। पूरे देश, बिहार में तो कहीं नहीं है अभी है। हाँ, तो वही तो कई मेट्रोपॉलिटन्स में है, बिहार में अभी नहीं आया है वो सिस्टम। तो डिमांड की जा रही है उसकी, जरूरत भी है उसकी। इवन अंग्रेज जिन्होंने वो बनाया था 1861 का अधिनियम, इंग्लैंड में भी लागू कर चुके हैं कमिश्नरी सिस्टम। और हम आज तक उनके बनाए 150 साल पुराने सिस्टम को जी रहे और ढो रहे हैं। खुद अंग्रेज भी अपने यहां बदल चुके हैं उस सिस्टम को और कमिश्नरी सिस्टम है इंग्लैंड में, हम लेकिन नहीं कर रहे। अगेन वही पॉलिटिकल विल पावर नहीं है वो। तो ये मुद्दा है।
प्रकाश सिंह काफी बड़े समर्थक रहे, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। आज भी जागरण में देखिए उनका संपादकीय पे आर्टिकल है पुलिस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ, यही सब बातें वो बहुत बार डिमांड कर चुके। कोर्ट गए वो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, उन्हीं की पीआईएल पे कोर्ट ने 2006 में, जो हम बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए डायरेक्शन जारी किए थे। आज भी उनका लेख है, पढ़िए, प्रकाश सिंह का लेख है आज जागरण में पुलिस रिफॉर्म्स पे। तो ये है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, ठीक है, कि कलेक्टर से शक्तियां लेके एसपी को दे देना, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई। ठीक है, और कुछ? चलिए तो फिर यहीं रोक रहे हैं। कल से जिसके इंटरव्यू है, शुभकामनाएं कल वालों को और आगे भी सबको। बाकी कुछ और जरूरत लगे तो मौक में तो रहेंगे ही हम, जैसी हमें समय रहेगा। और हाँ, अगेन वही है कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत चली आ रही है वो पूरे देश में है मेरे ख्याल से। उसमें ये तो खैर मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बिहार में है, ये तो एमपी यूपी हर जगह है। अब कोई रिपोर्ट ऐसी हो तब तो हम नहीं कह सकते, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये समस्या बिहार की, ये तो हर जगह पुलिस की समस्या है कि बिहार और पुलिस में गैप है। उसी गैप को कम करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग पे अब हम जोर दे रहे हैं, बस ये है। पुलिस सुधार में दोनों तरह के सुधारों की बात हो रही है, स्ट्रक्चरल भी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी और बिहेवियरल भी। तो दोनों तरह के सुधार, संरचनात्मक कार्यात्मक सुधार भी, और उनकी सोच वो जो अंग्रेजों औपनिवेशिक शासन वाली है उस सोच में बदलाव भी है। हाँ, हम्म। अब कारागार सुधार, जेल रिफॉर्म्स को लेके कमेटियां तो कई सारी बनी हैं। अब उसमें फिर वो तो आपको कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। है तो मेरे पास अब उतना फिर जो है वो कुछ लाया भी था मैं कि अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत लगेगी अगर, तो चूंकि पुलिस मैंने बताया है आपको कि आप लोगों के लिए मुद्दा है महत्वपूर्ण इस बार। कारागार सुधार के लिए काम हुए हैं। अब इसमें चले कोई नहीं, ये चीज़ें नहीं है तो मैं फिर आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, डलवा दूंगा ग्रुप पे, तो वहाँ से फिर देख लीजिएगा। चूंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, ये ग्रुप पे डलवा दूंगा फिर मैं इनको, तो वहाँ से देख लीजिएगा। जेल रिफॉर्म्स उसी पुलिस रिफॉर्म्स का ही पार्ट है, तो उससे जुड़े हुए कुछ आयोग या रिपोर्ट वो मैं डलवा दूंगा। चलिए तो रोक रहे हैं, सबको शुभकामनाएं, बढ़िया से दें इंटरव्यू। बीच में ज़रूरत होगी तो फिर मिलेंगे, मौक में रहेंगे हम, जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। कोई और डाउट है ग्रुप में पूछिएगा तो जवाब दे देंगे वहाँ से, जो हमारे लायक प्रश्न होगा तो। ठीक है, चलिए तो यहीं रोक रहे हैं।